आफ्टरनून। क्या हाल चाल है आप लोगों का? कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा आप लोगों का पेपर? पेपर कैसा रहा? 40-50% तो किया होगा। गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को, गुड आफ्टरनून। अच्छा नहीं गया? चलिए, देखिए, धीरे धीरे आप लोगों को आइडिया लगेगा कि कैसे क्या हैंडल करना है। ठीक है, धीरे धीरे आपको आइडिया लगेगा। कुछ बच्चों के खराब नंबर भी आए होंगे। धीरे धीरे आपको यही एडजस्ट करना है। सोचिए, जरा पेपर लेके बैठिए, सोचिए, फिर से देखिए, पेपर के बाद एनालिसिस करिए कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, किस लेवल पे लैग कर रहे हो, किस चीज़ों से कमी आ रही है। वो बहुत ज़रूरी है। लेक्चर का पीडीएफ नहीं मिला था पिछला लेक्चर का? 56 आशीष, ये टोटल बता रहे हो नंबर या फिजिक्स में बता रहे हो? ओके, फिजिक्स में अच्छा है। धीरे धीरे आप उसको बढ़ाओ। एक सेकेंड। टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन भी अपलोड नहीं हुआ। सॉल्यूशन तो एलाबोरेट करके दिया था मैंने। हो जाएगा, आज करवाता हूँ। सॉल्यूशन को अपलोड करा देता हूँ, उसके बाद उसको जरूर देखिए। सारे क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को कहा था कि पेपर के क्वेश्चन जो है आप एक जगह कलेक्ट करना शुरू करिए जो आपसे नहीं बने हैं, और उसको फिर से करिए। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं फिर। तो लास्ट टर्न पे हमने वर्क पावर एनर्जी डिराइव किया था, और उसी के साथ हमने ये भी डिराइव किया था कि एनर्जी कंजर्वेशन इज ए स्पेशल केस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। एनर्जी कंजर्वेशन इज ए स्पेशल केस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लियर है? तो वर्क एनर्जी थ्योरम याद आ रहा है सभी बच्चों को? तो वर्क एनर्जी थ्योरम आपको यही बता रहा है कि W कंजर्वेटिव, एक बार मैं फिर से ये कर दे रहा हूं, प्लस W नॉन कंजर्वेटिव प्लस W अदर्स, यही था, इक्वल टू डेल्टा के। जितने भी फोर्सेस किसी बॉडी पे लग रहे हैं उन सबका जो नेट वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है सभी को? अब इसी में आपने स्पेशल केस क्या लिया था कि इफ W नॉन कंजर्वेटिव जीरो हो जाए, W नॉन कंजर्वेटिव और W अदर्स ये क्या हो जाए, ये प्रेजेंट ना हो, केवल और केवल सिस्टम में कौन सा फोर्स प्रेजेंट हो, कंजर्वेटिव। तो केवल कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट होगा तो उसका ही वर्क हम कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास आया था W कंजर्वेटिव इक्वल टू डेल्टा के। मानते हो?
और W कंजर्वेटिव को हम क्या लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन, माइनस डेल्टा यू, याद आ रहा है सभी को, इक्वल टू डेल्टा के। और यहीं से फिर हम लोगों ने निकाला था कि यू इनिशियल प्लस के ई इनिशियल, है ना, इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के ई फाइनल, याद करिए। तो ये अपना स्टेटमेंट था एनर्जी कंजर्वेशन का, कि सिस्टम की एनर्जी जो है अपनी कंजर्व रहेगी, है ना, इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल अंडर द कंडीशन व्हेन ओनली एंड ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज आर प्रेजेंट। नॉन कंजर्वेटिव होगा तो हम कहां पे जाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम पे, ठीक है। अच्छा, तो हम एनर्जी कंजर्वेशन को प्रेफर करेंगे जहां पर केवल हमारे पास क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट होगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए आपको 2-3 पॉइंट क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि एनर्जी कंजर्वेशन जब भी आपको करना है तो हमें केवल किससे मतलब रखना है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ये क्वेश्चन बताएगा किसे आप इनिशियल स्टेट लोगे और फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, इंपॉर्टेंट। हमें बाकी क्या हो रहा होगा हमें उससे मतलब नहीं है, इंटरमीडिएट में क्या हो रहा होगा वो हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। दूसरा ये है कि हमेशा कब यूज करेंगे कंजर्वेटिव एनर्जी कंजर्वेशन, जब हमारे पास केवल कंजर्वेटिव फोर्स होगा। आपके लिए नॉन कंजर्वेटिव के नाम पे एक फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन होगा तो वो हमारा जो है वर्क एनर्जी थ्योरम चलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इसको आप एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा इनर्शियल फ्रेम में प्रेफर करिए। एनर्जी कंजर्वेशन इन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। वाइल, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्क एनर्जी थ्योरम can be applied while work energy theorem can be applied in conservative as well as non-conservative. Sorry, work energy theorem can be applied in inertial or non-inertial. In inertial and non-inertial frame. तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम किसी में भी अप्लाई कर सकते हो, आइदर इट शुड बी इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, बट एनर्जी कैन बी अप्लाइड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि वो आपको पता है वो एक्चुअल स्टेट को गवर्न करता है इनर्शियल फ्रेम, है ना। तो हमें एक्चुअल एनर्जी लिखनी होती है। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को, ठीक है। तो अब चलिए धीरे धीरे करके इसको अप्लाई करना सीखते हैं। तो आपने देखा, मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। लेकिन एक स्पेशल केस मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जहां पे आपको दिखेगा कि फ्रिक्शन का जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है। फ्रिक्शन का वर्क डन पाथ डिपेंडेंट नहीं नजर आएगा। जैसे एक क्वेश्चन इरोडोफ का ही लेते हैं, वहां से आपको क्लियर होगा। तो फ्रिक्शन का एक स्पेशल केस ये है जहां आपको ऐसा दिखेगा कि फ्रिक्शन का वर्क जो है पाथ डिपेंडेंट नजर नहीं आएगा और वो आपको नॉन कंजर्वेटिव फिर फील नहीं होगा। जैसे देखिए कौन सा केस है उसके लिए कि मान लीजिए आपके पास एक कोई भी ऐसा हिल है इस तरीके से, ठीक है, और आप जो है यहां से किसी ब्लॉक को पुल कर रहे हो। इरोडोफ का ही प्रॉब्लम है ये, तो किसी प्रॉब्लम के थ्रू आपको मैं ये बता रहा हूं, ये इंक्लाइंड
प्लेन नहीं है, कोई भी कैसा भी एक हिल हो सकता है ना, उस पे आपने क्या किया है, एक छोटा सा स्मॉल ब्लॉक जो है पुल करना शुरू किया है। और उसको पुल कर रहे हो आप एक कैसे फोर्स से, एक ऐसे फोर्स से जो कि हमेशा इस पे टेंजेंशियल लगता है। फोर्स का नेचर कैसा है, वो हमेशा कैसा है, टेंजेंशियल। और ये रफ है, कोविशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। एफ ऑलवेज एक्ट्स टेंजेंशियली टू द कर्व, कर्व पे हमेशा टेंजेंशियली लगता है। एंड ब्लॉक इज पुल्ड वेरी स्लोली, ये दिया हुआ है। एंड ब्लॉक इज पुल्ड, दिस इज द कंडीशन, ब्लॉक इज पुल्ड वेरी स्लोली। ठीक है, और ये आपको डी दिया हुआ है, ये एच है, और ये डिस्टेंस आपको डी है। आपको इसको ए से बी तक लेके आना है, मतलब कोई एक्सटर्नल एजेंट इसको लेके आ रहा है। आप लोगों का कमेंट बिल्कुल नहीं आ रहा है। सर W इक्वल टू डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी क्यों नहीं होता सर? डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी W इक्वल टू किस W की बात कर रहे हैं आप? किस W की बात कर रहे हैं? वर्क अगर नॉन कंजर्वेटिव है तो वो कैसे जो है डेल्टा के ई प्लस डेल्टा, देखिए आपका जो डाउट है वो समझ लीजिए। आप जो बोल रहे हैं W इक्वल टू डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी, ये भी होगा, लेकिन फिर आप यहां पे ये जो W होगा ये क्या होगा? W नॉन कंजर्वेटिव एंड W अदर्स। थोड़ा सा अपनी बुद्धि खर्च करिए तो आपको आपका डाउट खुद ही मिल जाएगा। W कंजर्वेटिव अभी अभी आपने लिखा, प्लस W नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू डेल्टा के, यही लिखा ना भाई। और W कंजर्वेटिव होता है माइनस डेल्टा U। तो आप जो बोल रहे हैं वो होगा, कब होगा? जब W नॉन कंजर्वेटिव या अदर्स जो रहेंगे वो वो होगा डेल्टा Q, और ये माइनस डेल्टा U इधर आके ये बनेगा। तो W नॉन कंजर्वेटिव और प्लस W अदर्स, मान लो इसमें W अदर्स भी है, तो W अदर्स, इन दोनों का जो वर्क का जो सम होगा वो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू के बराबर होगा। ठीक है भाई, जो आपका डाउट था। और अगर आप इसमें कहते हैं कि डेल्टा नॉन कंजर्वेटिव और अदर्स जीरो है, तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा और यहां एनर्जी कंजर्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा आपका डाउट। देखिए, इनर्शियल फ्रेम में एनर्जी के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब भी आप वेलोसिटी लिखते हैं, आपको पता है कि अगर आप किसी एलिवेटर में हैं, आशीष अपने डाउट, आपका जो डाउट है कि हम इनर्शियल फ्रेम में एनर्जी क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब आप इनर्शियल फ्रेम में नहीं रहोगे तो आपको एक्चुअल मोशन नहीं दिखाई देगा, आप रिलेटिव वेलोसिटी लिखोगे। और जबकि हमें स्पीड में हमें एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल और के फाइनल एक्चुअल लिखना होता है। तो जैसे आप एलिवेटर के फ्रेम में हो और कोई ब्लॉक वहां पर है, दोनों आप साथ साथ ऊपर जा रहे हो, तो आपके रिस्पेक्ट में तो वो रेस्ट पर है, बट एक्चुअली उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। दैट इज द रीजन बिहाइंड कि एनर्जी कंजर्वेशन हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं लिखते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए फिर हमें सूडो लगाना पड़ता है, तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे। क्लियर हो गया होगा? जैसे ये क्वेश्चन है अपना, अब यहां पर आपको कंडीशन सबको समझ में आ गई कि कंडीशन क्या है, कि फोर्स अपना जो है कैसा है, टेंजेंशियल लग रहा है। म्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन ब्लॉक एंड द हिल, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, बिटवीन हिल एंड द ब्लॉक।
अब हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि व्हाट विल बी द वर्क डन, फाइंड टोटल वर्क डन बाय एफ in pulling the block very slowly from A to B. A to B में अगर आप इसे ले जा रहे हो, A to B में अगर आप इसे ले जा रहे हो तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा फ्रिक्शन का। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अब आप सभी बच्चे जानते हो कि ये अगर टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है इस पे हमेशा और स्लोली है, तो सबसे पहले तो यहां आ जाओ। स्लोली का मतलब सभी लोग जानते हो कि फॉर ब्लॉक टू मूव वेरी स्लोली उस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा। है ना, एफ नेट जो होगा वो 0 होगा। लेकिन यहां चैलेंज क्या है कि हर जगह पे थीटा बदल रहा होगा, सब टेंजेंशियल लग रहा है। देखिए, तो आप किसी जनरल थीटा की बात करो, मान लो ब्लॉक यहां पर आ गया है, ठीक है, यहां से फर्दर वो कुछ डीएस डिस्प्लेसमेंट लेता है, यहां से फर्दर वो कुछ ये डीएस डिस्प्लेसमेंट मान लो ऐसे लेता है। डीएस क्या है, इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट है कि इसको आप स्टेट मान सकते हो। ठीक है, तो उस समय आप देखो कि इस डीएस के कॉरस्पॉन्डिंग उसका एक एक्स डिस्प्लेसमेंट, एक्स डायरेक्शन का भी डिस्प्लेसमेंट होगा और एक वाई डायरेक्शन का भी होगा, मानते हो कि नहीं? जिसको आप ये क्या लिख सकते हो, डीएक्स, और ये क्या लिख सकते हो, dy, और ये क्या है, ds है। और इस ds के टाइम में जो थीटा होगा वो इस स्लोप का टेंजेंट होगा। यहां पे स्लोप जो भी होगा इस स्लोप का क्या होगा, ये टेंजेंट होगा। ठीक है, तो इस स्लोप का ये टेंजेंट होगा। देखो हर जगह थीटा भी बदल रहा होगा ना, स्लोप कोई कर्व टाइप की चीज है, तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। तो आप यहां से बोलो कि यहां पे जो फोर्स एफ लग रहा होगा ये टेंजेंशियल ही लग रहा होगा, डीएस भी अपना टेंजेंशियल है। तो ये जो फोर्स होगा और ये अपना डीएस होगा, तो इधर क्या क्या लगेगा, इधर फ्रिक्शन लग रहा होगा और mg का एक कंपोनेंट है ना, तो इधर F के काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा और प्लस क्या लग रहा होगा, mg साइन थीटा। ये थीटा बदल रहा होगा हर जगह पे, थीटा हर जगह पे बदल रहा होगा। तो किसी पॉइंट पे हमने जब लिया है तो उस पॉइंट पे ds बहुत छोटा है, तो उस ds के लिए हम थीटा क्या मान के चल रहे हैं, कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। तो अब यहां से एफ के प्लस mg साइन थीटा और ये f है, तो मुझे बताओ कि f इक्वल टू क्या लिख सकते हो स्लोली मूविंग के लिए, हमेशा ये रहेगा एफ के प्लस mg साइन थीटा, मानते हो? ठीक है, और एफ के को क्या लिखोगे, नॉर्मल रिएक्शन n है, इसको मैं आप चाहूं तो यहां भी बना सकता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। यही है ना ds, और इस ds में ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ये m है। तो यहां पे आपको यही बोला गया कि ये थीटा है जो आपने टेंजेंट खींचा है। तो इस साइड आपका कंपोनेंट क्या क्या आएगा, इधर mg साइन थीटा, इधर mg कॉस थीटा, इधर नॉर्मल रिएक्शन है ना, और इधर अपने पास फोर्स F, और इधर ये फ्रिक्शन F के, ये सारी चीज होंगी। स्लोली है
तो ये अपना इक्विलिब्रियम रहेगा, mg साइन थीटा, ये एफ के, और ये तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन, ये mg कॉस थीटा, और इतना पार्ट अपना ये ds है, ये पूरा जो है ds है। समझ गए सभी लोग? तो अब यहां से एफ के प्लस mg साइन थीटा में f को आप क्या लिख सकते हो? f को आप लिख सकते हो F इज इक्वल टू म्यू, काइनेटिक फ्रिक्शन है तो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? mg cos थीटा, ठीक है, और प्लस mg sin थीटा। तो ये f की वैल्यू होगी, हर जगह पे f वेरी करेगा क्योंकि हर जगह का थीटा वेरी करेगा, स्लोप अलग अलग होगा। वेरी स्लोली से क्या होता है? वेरी स्लोली से यही होगा कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी, एक्सेलरेशन जीरो होगा और पार्टिकल पहले से उसकी वेलोसिटी शुरू से जीरो है तो हमेशा से जीरो रहेगी। जो भी वर्क होगा वो पूरा का पूरा पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा, अगर कंजर्वेटिव है, और नॉन कंजर्वेटिव है तो उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी हमेशा। तो यहां तक आप आ गए। अब आपको ए से बी लेके जाना है तो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे आप। तो अगर आप केवल ds के लिए करते हैं, हम पूरे a से b पाथ के लिए तुरंत नहीं कर पाएंगे, ध्यान दीजिएगा, पूरे a से b के लिए हम तुरंत नहीं कर पाएंगे क्योंकि थीटा हमारा वेरी कर रहा है, ठीक है, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम यहां पे सीधे सीधे f डॉट ds dw अगर लिखें कि लेट dw बी द वर्क डन बाई f और ds डिस्प्लेसमेंट, ठीक, तो आप क्या लिख सकते हो? जिधर f है उधर ds है तो dw क्या हो जाएगा? f ds, क्योंकि f डॉट ds पैरेलल है तो यहां से आपको dw मिलता है म्यू mg, ठीक है, ds cos थीटा प्लस mg ds sin थीटा। अब फिर आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा और यहां से आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मिलता है। जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो आप सभी बच्चों को पता है कि ds cos थीटा क्या है भाई? देखिए जरा, ds cos थीटा क्या है? वो dx ही तो है, और dx sin थीटा क्या है? dy है। ds हाँ भाई लाइव है, सब लाइव ही चल रहा है भाई। ds cos थीटा जो है, ds cos थीटा अपना क्या है? इस डिस्प्लेसमेंट का प्रोजेक्शन है x डायरेक्शन में, और ds cos थीटा क्या है? dy है, मतलब प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। तो अब यहां से आप क्या कर सकते हो कि इस ds cos थीटा को जोड़ोगे तो कई सारे ds cos थीटा जुड़ेंगे, मतलब dx जुड़ेगा, इसको आप dx लिख सकते हो और इसको आप dy लिख सकते हो, बोलो, है ना। तो ds को, ये अपना ds था और ये अब उसका कंपोनेंट है, ये है dx और ये है dy। तो dy एक तरीके से ds sin थीटा है और dx है ds cos थीटा, बोलो। तो अब इस तरीके से जब आप इसको करोगे तो आपको w क्या मिल जाएगा? आपको मिलेगा म्यू mg और यहां आएगा dx। ये dx कहां से कहां इंटीग्रेट होगा? 0 से d, और प्लस mg dy कहां से कहां इंटीग्रेट होगा? 0 से h। तो फाइनली वी आर गेटिंग द वर्क डन बाय दिस फोर्स अंडर द कंडीशन दैट द ब्लॉक मूव वेरी स्लोली। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलता है और वो ये मिलता है, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूं, यहां तक क्लियर है? देख लीजिए पहले सब लोग। ये आ जाएगा म्यू mg d और mg h। तो आपको दिख रहा है कि म्यू mg d जो है टोटल वर्क डन बाय, अरे भाई स्टैटिक क्यों होगा मेरे प्रभु? स्टैटिक क्यों होगा? स्टैटिक तो तब मतलब पूरा फ्रिक्शन पढ़ा दिया और आपको इस चीज की दिक्कत हो रही है। मैं तो अब धीरे धीरे ये आपको सलाह दूंगा कि आप लोग फिर धीरे धीरे अपना फोकस जो है जेई मेंस की तरफ शिफ्ट करिए, आई थिंक यही बेटर रहेगा। म्यू mg और dx जो है, आप दिख रहा है कि आपको रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो आप बोल रहे हैं स्टैटिक क्यों नहीं लगेगा? अरे स्टैटिक तो तब लगता है जब रेस्ट पे हो या अबाउट टू मूव हो, है ना। यहां तो मोशन हो रहा है, ए से बी पार्टिकल जा रहा है वेरी स्लोली,
आप कह रहे हो स्टैटिक क्यों नहीं लगेगा। तो दैट्स वाई मुझे लग गया है कि मतलब यहाँ पे जो ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं तो उनको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा मैं कि वो लोग अपना जो है जेई मेंस की तैयारी करें, वो ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज वो हर चीज के चक्कर धीरे धीरे सभी बच्चों को मैं देख लूंगा तो मैं जेई मेंस की तरफ ही पूरी तरह इंक्लाइंड हो जाऊंगा, कोई मतलब नहीं है सब कराने का। फिर म्यू एम जी डी और एम जी एच, तो यहां से आपको दिख रहा है कि डब्ल्यू जो आएगा वो डब्ल्यू अपने पास कितना आ रहा है, जो पिछली ये बेसिक चीजें जिसको नहीं पता है, एम जी एच आज तक इतना फ्रिक्शन के करीब इतने क्वेश्चन कराए और उसके बाद कोई ये पूछे कि स्टैटिक और काइनेटिक में भी उसको दिक्कत हो रही है, मतलब समझ लो फिर वो क्या है, म्यू एम जी डी और एम जी एच। ठीक है, तो अब यहां से अपने पास क्या हो जाएगा कि यहां देखिए वर्क डन बाई, भाई अच्छे बच्चे हैं उन्हीं की वजह से तो मैं वो काम नहीं कर पाता हूं, मुझे सबको लेके चलना है। लेकिन जो लोग उस लेवल तक नहीं जा पा रहे उनको पढ़ाया यहां सब जाएगा, ठीक है, सब पढ़ाया जाएगा, लेकिन उनके लिए स्पेशल सलाह है कि फिर वो परेशान ना हो, वही करें जितना उनको मेंस के लिए रिक्वायर्ड है। म्यू एम जी डी प्लस एम जी एच, तो यहां से आप देख रहे हो दिस इज वर्क डन बाई फ्रिक्शन। क्या दिखा आपको वर्क डन बाई फ्रिक्शन, ये पूरा वर्क डन बाई फ्रिक्शन जो आपको मिला है। अच्छा ये तो सभी बच्चे जानते हैं कि सर ये तो वर्क डन बाई ग्रेविटी है, और mg जो कि क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, वो आ भी रहा है, वर्क डन बाई ग्रेविटी। ठीक है, तो यहां से मैं आपको यही कह रहा था कि इस वाले में आपने क्या देखा कि यहां से यहां इसका जाना, ये h है ये d है, और स्लोली अगर ये मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन का जो वर्क है उसको पूरा इस पाथ लेंथ की जरूरत नहीं पड़ रही। मैं ये बता रहा हूं आपको, अगर ये स्लोली मूव कर रहा है तो पाथ लेंथ की जरूरत नहीं पड़ रही है। बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है ये, आगे बहुत बड़े क्वेश्चंस में यूज करने जा रहे हैं आप, कि कभी भी आपको ऐसा दिख जाए कि ब्लॉक जो है स्लोली मूव कर रहा है, और भी मैं बताता हूं जरूरी नहीं है कि वो स्लोली हो, वो पाथ के इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर हम केवल फ्रिक्शन पे फोकस हो जाए, काइनेटिक फ्रिक्शन पे, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क ए से बी में इस पाथ के लिए वो है इस पूरे कर्व का हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन, इस पूरे पाथ का हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन, यहां से यहां जाना। मैं फ्रिक्शन का जो वर्क लिखना है तो केवल आपको क्या पकड़ लेना है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस इनटू म्यू एम जी। तो आप वर्क डन बाय फ्रिक्शन के लिए ऐसे केस में आपने देखा एक ट्रिक की तरह आप यूज कर सकते हैं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कभी भी आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं एफ के इंटू हॉरिजेंटल डिस्टेंस। एफ के इंटू हॉरिजेंटल डिस्टेंस, जो कि डीएस का प्रोजेक्शन होगा, जो कि डीएस का क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन बाय ग्रेविटी में कोई दिक्कत नहीं, वो भी पाथ इंडिपेंडेंट होता है, तो आप यहां से यहां जाओ, इस सेम एज आप सीधे सीधे यहां से यहां चले जाओ, है ना। तो ग्रेविटी का जो वर्क होगा वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ग्रेविटी का जो वर्क है दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटी का वर्क तो आपको ये दिख ही रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, बट फ्रिक्शन पे हम फोकस हो रहे हैं, फ्रिक्शन से हमें मिलता है कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, इस पाथ लेंथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि अगर ये वेलोसिटी से मूव हो रहा होता तो क्या हम ये कर पाते? अगर ये किसी v वेलोसिटी से मूव हो पाता तो इसी कर्व में अगर पार्टिकल स्लोली मूव कर रहा होता, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 के बराबर लेके चल रहे हैं, अगर ये वेलोसिटी होता इसमें, ठीक है, तो क्या हम ऐसा कर सकते थे? तो देखिए तब आपको दिक्कत होगी, तब आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? रीजन क्या है? आपने पढ़ रखा है, अगर किसी कर्व पार्ट की बात करो, ऐसा कोई कर्व पार्ट है, इसमें पार्टिकल जा रहा है और कुछ इसके पास वेलोसिटी है, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा, इधर mg साइन थीटा होगा और ये अपना mg कॉस थीटा होगा। सभी बच्चे रेडियस ऑफ कर्वेचर का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, तो मुझे ये बताओ कि अब क्या नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट रहेगा? क्या नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा लिखा जा सकता है? ये इसका मान लो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लिखा जाएगा mg cos थीटा माइनस n इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। मानते हो कि नहीं? तो अब आप बोल सकते हो कि अगर ये वेलोसिटी 0 नहीं है तो जो n होगा वो लिखा जाएगा mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाई आर। तो ये ट्रिक नहीं चलेगी फिर,
ये जो आ रहा है हमारा रिजल्ट, ये कब आ रहा था? इफ v जीरो, आप देखिए अगर v जीरो है तभी तो n किसके बराबर आ रहा था? mg cos थीटा के, और mg cos थीटा के साथ जो ds था, ds cos थीटा मल्टीप्लाई होके dx दे रहा था। शायद सभी लोग मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं, कि कभी भी आपको ऐसा केस मिले इसी इंक्लाइंड प्लेन पे कोई पार्टिकल वेलोसिटी से जा रहा हो और कर्वलीनियर पाथ है, ठीक है, कर्वलीनियर पाथ है, तो आप ऐसा, ये ट्रिक आप नहीं लगा सकते, फिर तो आपको इंटीग्रेट करना होगा हर पाथ के लिए। ये नॉर्मल रिएक्शन वेलोसिटी का फंक्शन होगा। अब मान लो आप बोलोगे सर वेलोसिटी कांस्टेंट ले लो, तो भी वेलोसिटी कांस्टेंट भी ले लोगे तो इधर ds को, इसको ds से मल्टीप्लाई करोगे, म्यू इंटू एन करोगे, और उसको ds से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहां ds कॉस थीटा आएगा भाई, और यहां mv स्क्वायर बाई आर के साथ भी ds आएगा। तो आप उस वर्क को आप केवल ds cos थीटा नहीं लिख सकते, जो कि बाद में हमें dx दे रहा था। मेरी बात समझ रहे हैं? अब जब भी आपको n mg cos थीटा मिलता है, ध्यान रखिएगा, जब भी आपको n mg cos थीटा मिलता है तभी आप ऐसा कर सकते हैं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन के लिए हम एक्चुअल पाथ लेंथ को ना देखकर इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ले लेंगे, पाथ का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ले लेंगे। मेरी बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? यहां तक क्लियर है? अब इसी में एक केस और है कि मान लो ये इंक्लाइंड प्लेन हो जाए, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि मान लो ये स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है और वेलोसिटी है। फिजिक्स है, यही तो बात है, हर चीज आप हर जगह नहीं लगा पाएंगे, एक चीज को सिचुएशनल वाइज देखना पड़ेगा। ये मान लो थीटा है, अब मैं बोल रहा हूं ये ब्लॉक है, आपने इसको, ये रफ है, म्यू है इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और मान लो ये h हाइट से रिलीज कर दिया गया, ठीक है, h हाइट से ये रिलीज कर दिया गया और ये यहां तक आया। तो अब तो आप सबको पता है ना कि ये जब आएगा तो वेलोसिटी भी गेन करेगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी हमेशा चेंज होती रहेगी, वो भी यहाँ v1 होगा, कुछ यहाँ पे v होगा, तो हमेशा वेलोसिटी चेंज होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि इस केस में बताओ कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन के लिए हम ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं क्या? म्यू एम जी इंटू नॉर्मल रिएक्शन जो होगा, म्यू एम जी इंटू दैट मच डिस्टेंस, हमें इस इंक्लाइंड प्लेन के डिस्टेंस के जगह पे ये डिस्टेंस लिख देने से काम चल जाएगा। क्या वर्क डन के लिए हम ऐसा यहां कर सकते हैं कि नहीं? जरा सोच के बताइए आप लोग। जल्दी बताइए। एक तो मैंने आपको बताया कि कहां कर सकते हैं, एक ये बताया कि कर्व लीनियर पाथ है और वेलोसिटी है तो नहीं कर सकते। यहां सोच के बताइए, यहां कर सकते हैं कि नहीं? देखिए यहां पर हम कर सकते हैं। एक तो बच्चे ने कहा कि एंगल वेरी कर, यहां इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यहां फिर तुम्हें जो नॉर्मल रिएक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा ही मिलने जा रहा है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि रेडियस, ये इंक्लाइंड प्लेन है, कर्व नहीं है, तो जब कर्व नहीं है तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा किसी प्लेन सरफेस का वो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये एन होगा, ये एम जी कॉस थीटा। तो यहां तो हमेशा यही लिखोगे ना यार। मैंने कहा आपको ये देखना है कि किसी भी सिचुएशन में अगर आप ये लिख पाओगे तो उसका कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा इंटू यहां डीएस लिखोगे, और डीएस के साथ जब कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा तो वो प्रोजेक्शन दे देगा ये वाला। तो शायद सब लोग समझ रहे हैं कि इस केस में भी हम कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा है। ये कोई सर्कुलर मोशन तो कर नहीं रहा है, कर्वलीनियर नहीं है, अरे इंक्लाइंड प्लेन है ना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगा प्लेन सरफेस का। तो एम वी स्क्वायर बाई आर करोगे भी, है ना, एम वी स्क्वायर बाई आर करोगे भी, जिसमें आर टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो ये जीरो चला जाएगा। शायद समझ गए होंगे सब लोग। तो कर्व नहीं है, ठीक है। तो अब यहां से आप बोल सकते हो कि n इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, यहां पे भी आप कर सकते हो इस केस में भी, और ऐसे सिचुएशन में भी आप बोल सकते हो कि वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा वो सीधे सीधे आप लिख सकते हो क्या, म्यू एम जी
इंटू डी। ऑब्वियसली वो नेगेटिव होगा, मतलब हमेशा नेगेटिव ही होगा, वर्क तो हमेशा नेगेटिव ही होगा ना फ्रिक्शन का, काइनेटिक फ्रिक्शन का, एफ के इधर लग रहा होगा, तो वर्क डन जो होगा वो ये आ जाएगा। ठीक है, तो सभी लोगों को क्लियर हो गया कि स्लोली मूविंग हो या इंक्लाइंड प्लेन सरफेस हो, दोनों में कर सकते हैं। अगर हमारा कर्वलीनियर मोशन होगा और वेलोसिटी होगी तब आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे एन की वैल्यू ये होगी, और वहां से जब डीएस लोगे तो यहां डीएस कॉस थीटा आएगा, प्लस यहां भी डीएस आएगा, तो हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन की बात आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहां पे हम प्रोजेक्शन वाइज नहीं लिख सकते। ठीक है, सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसी पे एक क्वेश्चन है, अब आप इजीली कर लोगे ये। मान लो एक इंक्लाइंड प्लेन है, और ये दिया गया है कि इसको आपने रिलीज किया है कहीं से, किसी एच हाइट से, वो भी दिया नहीं है ना कोई थीटा दिया है। ठीक है, आपसे बस बोला जा रहा है कि आपने एक ब्लॉक को यहां से क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो ब्लॉक को आपने यहां से रिलीज कर दिया। ठीक है, अब ब्लॉक अपना रिलीज हो गया, एम मास का है, और ये रफ है, दोनों इंक्लाइंड प्लेन और इसके लिए इंक्लाइंड प्लेन अपना रफ है, इनके बीच में कोविशेंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, कोविशेंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, और ये डिस्टेंस दे दिया गया है, मान लो ये डिस्टेंस आपको दिया जा रहा है, जहां से रिलीज किया गया है वही डिस्टेंस है। ये आपको एच दिया जा रहा है, और ये बोला जा रहा है रफ है, पूरा पूरा ही रफ है। ठीक है, और ये यहां पर जाके स्टॉप हो जाता है, यहां पे स्टॉप होता है। और जहां पे ये स्टॉप होता है, ये टोटल डिस्टेंस आपको दे रखा है, ये टोटल डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ये डी है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, ऑल द सरफेस इज रफ, ठीक है। म्यू जो है अपना हमें निकालना है, कोविशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेसेस, दोनों सरफेसेस के लिए। फाइनली स्टॉप at a distance d as shown in figure। ठीक है, तो फाइंड म्यू, तो आपको म्यू फाइंड करना है कि म्यू क्या होगा, जल्दी बता दीजिए। यहां से रिलीज किया गया है, ये यहां से रिलीज किया गया है, तो इसका म्यू क्या होगा ये आपको बताना है। आंसर दीजिएगा, बार बार कमेंट ही बंद हो जाता है।
हाँ एंगल नहीं दिया है, एंगल नहीं दिया है, एंगल नहीं दिया है भाई। एंगल नहीं दिया है। म्यू आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या बता रहे हैं? एम जी डी प्लस एम जी एच, आई डोंट थिंक ये म्यू है। डी पूरा डिस्टेंस है, ये ध्यान रखिएगा, जहां से छोड़ा गया है वहां से पूरा हॉरिजेंटल डिस्टेंस है। नीचे वाले का लेंथ पूरा डी है, यहां से यहां तक का, जहां पे ये स्टॉप हो जाता। आपका पहला दिन है भाई, तो अभी तो वर्क पावर का, मैं अभी काफी दिन चलेगा वर्क पावर। ठीक है, तो मैं यही आपको सलाह दूंगा कि वर्क पावर के का बैकअप जल्दी से कवर करके और वर्क पावर में जुड़ जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप नहीं पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हुआ चाहे मैग्नेटिज्म हुआ, हर जगह पे एनर्जी कंजर्वेशन है। वेरी गुड भाई, एक बच्चे ने आंसर दे दिया है, वो सही दिया है, एच बाई डी, बहुत बढ़िया। तो चलिए बाकी लोग भी देख लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था अब आपके लिए। यहां से अगर आप यहां पे ले जा रहे हो तो सीधे सीधे क्या करोगे? वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर दो ना, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या होगा? डब्ल्यू ग्रेविटी प्लस डब्ल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू डेल्टा के, यही तो बोलते हो। ठीक है, और डेल्टा के जीरो है, यहां पे भी वी जीरो है, और यहां से भी रिलीज हुआ, तो फाइनल, ये फाइनल है। तो फाइनल स्टेट में भी आपको काइनेटिक एनर्जी जीरो मिल रही है, ये इनिशियल स्टेट है, तो यहां पे भी आपको काइनेटिक एनर्जी जीरो मिल रही है। दिख रहा है सभी बच्चों को? ठीक है, तो यहां पे ये तो जीरो हो जाएगा। यहां से आपने क्या सीखा कि जो वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन है और वर्क डन बाई ग्रेविटी, ये लिखना भी जानते हो। यहां से यहां तक के लिए ग्रेविटी का वर्क क्या होगा? एम जी एच, यही तो होगा भाई। एम जी नीचे लग रहा होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से करना चाह रहे हैं तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से कर लीजिए, एम जी इंटू एच, या फिर आप पोटेंशियल एनर्जी वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। ठीक है, क्या? डब्ल्यू ग्रेविटी इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, याद करिए, दैट इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, और अगर आप इसको रेफरेंस लेते हो तो ये यू इनिशियल लिखा जाएगा एम जी एच, और यू फाइनल जीरो हो जाएगा, ऐसे सोच सकते थे। या फिर आप कैसे सोच सकते थे? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से एम जी हमेशा नीचे लगेगा और उसका डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का एच है, जो आपको पहले लेक्चर में ही सिखाया गया था। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा एम जी एच। और काइनेटिक फ्रिक्शन, इस एफ के का अभी अभी आपको मैंने जो थ्योरी बताई वहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, यहां से यहां तक का एफ के का वर्क क्या हो जाएगा? म्यू mg, this is the friction force, and what is the net displacement horizontal direction में? it is d already given, तो ये हो जाएगा जीरो, और ये नेगेटिव वर्क डन होगा। ठीक है, तो यहां से आपको म्यू मिल जाता है h बाई डी, तो यहां से आपको म्यू मिल जाता है h बाई डी, तो ये अपना म्यू आ जाएगा h बाई डी। क्लियर है? क्लियर है सभी को? चलिए, इसी में मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि आपने क्या किया है, एक ऐसा ट्रैक है कि, ठीक है, ये ऐसा ट्रैक है कि ऊपर वर्टिकल वाला तो अपना क्या है कि थोड़ा सा कर्वलीनियर टाइप है, ऐसा है। ठीक है, ऐसा है मान लो।
ठीक है, यहां से आप किसी h हाइट पे m मास का कोई ब्लॉक है, उसको आप h हाइट, h दिया हुआ है 1.5 मीटर, वहां से आप इसको रिलीज कर रहे हो। ठीक है, और ये स्मूथ है, ये स्मूथ है, और ये वाला भी स्मूथ है। ठीक है, और ये 3 मीटर का दिया हुआ है, और ये रफ है, ये रफ है। ठीक है, ये रफ है, और म्यू जो है इसका म्यू म्यू की वैल्यू कुछ ऐसी लेनी पड़ेगी कि ये सेट हो जाए ना। चलो 0.2 लेके देखते हैं, 0.2 ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि आफ्टर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक, फाइंड टोटल डिस्टेंस covered by the block before it stop। और मान लो ये A है और ये B है, तो फाइंड द पोजीशन, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम A where it stop। when it stop। तो जब ये रुकता है तो आपको बताना है कि ये ए से कहां पर रुकेगा भी। ठीक है, तो आपको पता है कि यहां से कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके आएगा, इस जोन में तो एनर्जी कंजर्वेशन है, लेकिन जब वो यहां पर आएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस पे, इधर काइनेटिक है ना, और ये इसको रिटार्ड करेगा। तो जरूरी नहीं है ना कि 3 मीटर पे रिटार्ड हो, वो फिर से यहां चढ़ेगा, और यहां चढ़ेगा जो जिस वेलोसिटी से यहां पे देखो चढ़ेगा, मान लो जिस वेलोसिटी से यहां पे चढ़ेगा उसी वेलोसिटी से फिर उतरेगा, और उसी वेलोसिटी को फिर से गेन कर लेगा, और फिर जब इधर आएगा तो फिर इधर से रिटार्ड होगा। शायद सब लोग समझ रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा देखो आप लोग कि फाइनली स्टॉप होने पे क्या होगा। इसको स्टॉप होना है, और स्टॉप ऑब्वियसली यहीं पर होगा, इधर तो कहीं भी जाएगा कुछ एनर्जी लेके तो नीचे उतरेगा ही उतरेगा, क्योंकि ये स्मूथ है। तो यहां से यहां का एनर्जी कंजर्वेशन से सोच सकते हो कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो पोटेंशियल में जाएगी, और रिटर्निंग बैक में फिर से इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में जाएगी। ठीक है, तो ये ऑसिलेट करता रहेगा काइनेटिक टू पोटेंशियल में, लेकिन यहां हमारे पास इसका रिटार्डेशन मिल रहा है, तो फाइनली रुकेगा वो ए बी जोन में। ठीक है, तो आप कर लेते हैं टोटल वर्क डन। आप यही बोलोगे कि फाइनल काइनेटिक जब आपने इसको रिलीज किया था और ये रिलीज्ड है, तो टोटल एनर्जी सिस्टम के पास कितनी थी भाई, mgh। इसको आप जीरो पोटेंशियल मान सकते हो एब्सोल्यूट के लिए, मैंने कहा था इसको रेफरेंस मानना होता है, जीरो वहां से हम एब्सोल्यूट लिखते हैं। तो हमारा जो है रिलीज किया आपने, तो टोटल एनर्जी हमारे पास हो जाएगा, टोटल एनर्जी किस फॉर्म में है, पोटेंशियल की फॉर्म में है, वो है mgh। दिख रहा होगा सभी को। और m को 1 ले लेते हैं, m1 ले लेते हैं। ठीक है, m जो है 1 kg ले लेते हैं मान लो, तो अपने पास कितना आ जाएगा ये mgh, यहां से 15 जूल। ठीक है, तो अब ये बताओ कि ये एनर्जी जो आ रही होगी इसको कौन जो है डिसिपिएट करके जो है जीरो कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी फाइनली जीरो है। आप वर्क एनर्जी से भी देख सकते हैं, वर्क एनर्जी से आप देखोगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू डेल्टा के, और वर्क डन बाय डेल्टा के सभी को पता है वो जीरो होना है, फाइनली इसको स्टॉप होना है। तो WMG कितना है, mgh है, और माइनस
म्यू एम जी इंटू मान लेते हैं कि हमारा टोटल जो डिस्टेंस है इसने जो कवर किया होगा रोकने के लिए वो कुछ डी मान लेते हैं। डी मान लिया हमने, क्या टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है भाई। बिफोर इट स्टॉप, टोटल डिस्टेंस समझते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ये यहां से यहां जाएगा फिर रिटर्न आएगा तो हमें वो सब जुड़ेगा, वो डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब यहां से अपने पास कितना आ जाएगा, देखो जी एच इज इक्वल टू म्यू जी डी। तो आई थिंक जी से जी फिर से कैंसिल हो रहा है और आपको जो डी मिल रहा है वो एच बाई म्यू मिल रहा है। देखिएगा एच बाई म्यू मिल रहा है, यही ना। तो अपने पास कितना है, ये 1.5 था और ये 0.2 था, तो डी अपने पास आ जाएगा 15/2 मतलब 7.5 मीटर। तो सभी बच्चे समझ गए कि 7.5 मीटर का क्या मतलब हुआ। 7.5 का मतलब हुआ कि वो कितना ऑसिलेशन करेगा, ए से बी जाएगा फिर बी से सी आएगा। इसका नियरेस्ट इंटीग्रल मल्टीपल देख सकते हो ना, 7.5 को क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू 3 कर दो, 3 2 जा 6 प्लस 1.5 ऐसे लिख सकते हो, देख लो, है ना। तो इसका मतलब 2 राउंड जा चुका होगा, ए से बी फिर बी से ए से बी गया फिर बी से ए आया, 6 हो गया। और 6 से बाद फिर आधा यहां पे मिड पॉइंट पे ये रुक जाएगा, इसका मतलब ये मिड पॉइंट पे स्टॉप हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 1.5 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितना होगा 7.5 मीटर, डिस्टेंस फ्रॉम ए व्हेन इट स्टॉप तो वो होगा 1.5। शायद सभी लोग समझ गए, ये है डिस्टेंस फ्रॉम ए। वेयर इट स्टॉप, ये सभी बच्चों को क्लियर होगा शायद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि स्प्रिंग की बात करते हैं। अब एनर्जी कंजर्वेशन जैसे स्प्रिंग के लिए बात करें, मान लो हमारे पास यही चीज ऐसे हो जाए कि 2 स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में या पहले सिंगल स्प्रिंग की कहानी है। और आप एक फोर्स लगा रहे हो इस पे F, ठीक है, एक F फोर्स लगा रहे हो और ये कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, ठीक है, ये स्मूथ है, ये स्मूथ है, रफ नहीं है। तो आप इसमें जब देखिए कोई भी आप बोलोगे सर जब ये स्मूथ है तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं या वर्क एनर्जी, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप वर्क एनर्जी लगाओ चाहे एनर्जी, बोथ आर सेम, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन इस केस में स्पेशल केस होगा वर्क एनर्जी थ्योरम का। तो जैसे यहां बोला जाए आपसे कि फाइंड द मैक्सिमम, ये अभी अपने नेचुरल लेंथ पे है ना, फाइंड मैक्सिमम elongation in the spring, maximum elongation in the spring, maximum elongation in the, find maximum elongation in the spring if initially spring at its natural length, तो यहां पर स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है, ठीक है, और वहां पे कोई फोर्स एफ अप्लाई होता है, फोर्स एफ अप्लाई होता है, तो हमें बताना है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम, कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो हमें बताना है फाइंड मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में मैक्सिमम एलोंगेशन क्या होगा,
तो इस क्वेश्चन को आप कैसे भी कर सकते हैं, और इनफैक्ट कैसे भी क्या, आपको वर्क एनर्जी थ्योरम ही करना होगा। एनर्जी कंजर्वेशन तो आप तभी करेंगे जब आपको पता होगा ना कि टोटल काइनेटिक और टोटल पोटेंशियल, लेकिन उसमें कोई ऐसा फोर्स ना हो, कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए, ना ही नॉन कंजर्वेटिव हो, ना ही अदर्स हो। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहां अदर्स के नाम पे एफ है, मानते हैं? एफ हमारा अदर्स है, हमें नहीं पता कि ये एफ कैसा है, कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव। तो प्लीज आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करके। पहले ये बताइए कि मैक्सिमम एलोंगेशन की कंडीशन क्या होगी। बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, पहले आप लोग जरा बताइए तो देखें कितने लोग क्या बता रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर दीजिए सब लोग, कमेंट्स ही नहीं आते हैं, बड़ा मुसीबत है भाई, कैसे चलेगा। टू एम जी बाई के, यार 2 mg क्यों लिख रहे हो, तुमने कुछ गड़बड़ किया है। हाँ, जब स्प्रिंग फोर्स एफ के इक्वल हो जाए तो हमारा मैक्सिमम एलोंगेशन होगा, मैं यही सुनना चाहता था। बहुत बच्चों की ये धारणा होती है, वो गलत है। यस, वेरी गुड भाई, एक बच्चे ने आंसर सही दिया है, 2f/k। रिजवान आप, आशीष आप 2 mg/k की जगह 2f/k करिए, आपका आंसर सही है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब देखिए, जो बच्चा ये सोच रहा है कि जहां पे इक्विलिब्रियम होगा वहां पे इसका नेट मैक्सिमम एलोंगेशन जो है, मैक्सिमम एलोंगेशन इसमें 0 हो जाएगा, वो गलत सोच रहा है। रीजन बिहाइंड कि उस समय एक्सेलरेशन 0 होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। आगे आप एसएचएम में पढ़ेंगे भी, उसी को हम मीन पोजीशन भी कहते हैं, उसी को, इसीलिए मुझे इसके डिस्कस करना है। बहुत बच्चों को ये कॉन्सेप्ट में दिक्कत होगा। ये अपना जो आप जो बता रहे हैं, अगर ये एफ है, आप इसको दो तरीके से कर सकते थे। ये इधर होगा के एक्स नॉट, के एक्स, मान लीजिए इसमें एक्स का एलोंगेशन आ गया आफ्टर नेचुरल लेंथ, तो ये नेचुरल लेंथ से एक्स आगे मूव कर गया, तो ये के एक्स होगा। इसे आप कहेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जनरली कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही वो सोचते हैं कि मैक्सिमम एलोंगेशन होगा, जहां पे फोर्स बैलेंस होगा। वो ये भूल जाते हैं कि फोर्स बैलेंस होने का मतलब इसकी सीओटी है कि यहां एक्सेलरेशन 0 है भाई, और यहां पे अभी वेलोसिटी मैक्स होगी। इसके आगे जो होगा उसमें के एक्स एफ से बड़ा होगा, फिर इसको रिटार्डेशन मिलेगा, अब फिर ये रुकने की, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, तो अब यहां पर वी नॉट कहां दिया है यार, एक भाई साहब आंसर वी नॉट के टर्म्स में दे रहे हैं, देख तो लिया करो क्या दिया है। तो फाइनली अगर कोई स्टूडेंट फोर्स कॉन्सेप्ट से करता है तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को पे जो एक्स निकालेगा उसका ट्वाइस करेगा। वो मैं आपको एसएचएम में समझा पाऊंगा, एम्पलीट्यूड है इसका, तो जितना मीन पोजीशन से इधर उतना ही मीन पोजीशन से इधर, तो टोटल एलोंगेशन 2x हो जाएगा, अगर कोई फोर्स कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को करना चाहता है तो। बट आई विल सजेस्ट कि आप इसको सीधे सीधे एनर्जी से करिएगा, नहीं तो आपको फोर्स ये भूलने का डर रहेगा 2 वाला। ठीक है, यहां पर जाके ये 0 होगा, क्योंकि इधर इस जोन में के एक्स जो भी होगा वो ग्रेटर देन एफ होगा, तो इसको रिटार्डेशन मिल रहा होगा, रिटार्डेशन, और धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम से, वी मैक्स से 0 हो गई होगी। इस जोन में हमारा एक्सेलरेटेड मोशन होगा, इस जोन में एफ जो है ग्रेटर देन के एक्स रहा होगा, इस जोन में एफ जो है ग्रेटर देन के एक्स रहा होगा, जो भी के एक्स तो चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो ये होगा। तो अगर कोई पहला मेथड है इक्विलिब्रियम पोजीशन वाला, एट इक्विलिब्रियम, और ये भी एक्स होगा, ये एम्पलीट्यूड होता है। आगे जो बच्चे एसएचएम जानते हैं उनको बहुत इजीली पता होगा कि मीन पोजीशन से, जैसे पेंडुलम है, मीन पोजीशन से जितना थीटा ऊपर जाती है आइडियल पेंडुलम, उतना ही थीटा इधर जाती है, तो वैसे ही होगा।
ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, हाँ एफ आप बोल सकते हैं कि एफ यहाँ पे वेरी स्लोली अप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल कोई। अच्छा ये बताइए कि एफ अगर वेरी स्लोली अप्लाई नहीं करेंगे तो भी आप कर सकते हैं भाई, तो भी कर सकते हैं, आपसे इंटरमीडिएट नहीं पूछा है, कोई जरूरी नहीं है कि एफ वेरी स्लोली अप्लाई हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी इंटरमीडिएट पोजीशन पे बोलेगा तो वेलोसिटी आएगी, लेकिन मैंने आपसे मैक्सिमम पूछा था, तो मैक्सिमम पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये इनिशियल स्टेट होगा और ये फाइनल। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में फाइनल एनर्जी भी जीरो है और इनिशियल भी जीरो है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको स्लोली मूव कराना ही पड़े। हाँ अगर आपसे किसी इंटरमीडिएट पे पूछेगा तो आपसे फिर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स मिलेगा आपको। तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन आप f इज इक्वल टू के एक्स नॉट कर दीजिए या के एक्स, तो x आएगा f बाई के, ठीक है, ये अपना आएगा x बाई के, तो x मैक्स जो होगा वो 2x हो जाएगा, दैट इज 2f बाई के। एक तो ऐसे कर सकते हैं, या मैं जो सजेस्ट करूंगा आप हमेशा यही प्रेफर करिएगा, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन बाय एफ प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, ऐसे वर्क तो अभी और भी फोर्स लग रहे होंगे, अगर आप पूरी बात करो तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी भी होगा इक्वल टू डेल्टा के, इतने फोर्सेज इस ब्लॉक पे लग रहे होंगे। लेकिन आप सभी को पता है कि ये लिखना एक तरीके से टाइम वेस्ट करना ही है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन का वर्क हमेशा जीरो होगा, परपेंडिकुलर होगा वो। इसी तरह ग्रेविटी की बात अगर करेंगे आप, अगर आप ग्रेविटी की बात करेंगे तो ये भी जीरो होगा, क्योंकि ये भी जो है परपेंडिकुलर लग रहा होगा डिस्प्लेसमेंट के। तो बचा ये दोनों, कांस्टेंट फोर्स एफ है, इसका वर्क हो जाएगा एफ इंटू कुछ भी आप मान लीजिए, एक्स मैक्स पूरा मान रहे हैं आप, एक्स मैक्स मान लीजिए। अब यहां पे बहुत बच्चे यहां भी बहुत ब्लंडर मिस्टेक करते हैं। मैंने तुम लोगों को सिखाया है कि यहां पे वर्क डन बाई आपको वर्क लिखना है, ठीक है, तो वो के एक्स तो वेरिएबल है तो इंटीग्रेट होगा, बट रिजल्ट यू ऑल नो, क्या बताया था, डब्ल्यू स्प्रिंग जो कि सिस्टम फोर्स है, जो कि एक सिस्टम फोर्स है, दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, ये ध्यान रखिएगा, दैट इज आप यू इनिशियल माइनस यू फाइनल सोच के लिख सकते हैं। जब भी स्प्रिंग का वर्क लिखना हो तो उसका इनिशियल स्टेट माइनस फाइनल स्टेट अपने आप लिख लीजिए, और इनिशियल स्टेट आपको दिख रहा है यहां पर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और फाइनल स्टेट में टोटल एलोंगेशन आपने एक्स मैक्स माना है, तो वो एक्स मैक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जीरो माइनस हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। तो यहां पे वर्क डन नेगेटिव आएगा, वो अपने आप साइन के साथ आ जाएगा। तो बहुत बच्चे यहां पे भी ये गलती करते हैं, तो ये होगा माइनस हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, ये देखो डेल्टा के ही, मैंने किसी इंटरमीडिएट पे पूछा होता, मैंने किसी इंटरमीडिएट पे मैं अगर पूछा होता तो मैं फिर लिखता इंटरमीडिएट पे मैं लिखता क्या, जीरो और इधर हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी आ जाता। लेकिन यहां पे मैं मैक्सिमम के लिए पूछ रहा हूं, तो मैक्सिमम की कंडीशन ही है कि ब्लॉक जब तक रुकेगा नहीं उसका एलोंगेशन होता रहेगा। तो मैक्सिमम में फाइनल और इनिशियल दोनों जीरो होगा, तो यहां से आपको एक्स मैक्स डायरेक्ट मिल जाएगा 2f बाई के, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इन दोनों वे से इसको सोच सकते हैं, आप इसको इन दोनों वे से सोच सकते हैं। क्लियर है? तो मैक्सिमम एलोंगेशन इज डिफरेंट थिंग, ठीक है, एंड इक्विलिब्रियम पे एलोंगेशन इज डिफरेंट थिंग, ध्यान रहे, वो उसका आधा है। एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम स्प्रिंग में क्या एलोंगेशन या कॉम्प्रेशन है और मैक्सिमम क्या है, दोनों क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। इसी तरीके से ये चीज आपको हॉरिजॉन्टल के लिए जो बोली जा रही है ये वर्टिकल के लिए भी हो सकती है, ये चीज आपको वर्टिकल के लिए भी बोला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये बताओ कि इसी चीज को आपसे ये बोला जाए कि इसको एक कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम बना दिया जाए, तो भी आप कर ही लोगे।
कि आप इसे मान लो एक्सेलरेट कर रहे हो ए नॉट से आप इसे मान लो एक्सेलरेट कर रहे हो, और यहां पर कोई इंक्लाइंड है, ट्रॉली के अंदर ही इंक्लाइंड प्लेन है, यहां पे कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लगा हुआ है। ये ब्लॉक है और ये अभी ऐसे मान लो, ठीक है। तो ये मास है इसका, मान लो 10 kg का है, स्मूथ है। और इसको आपने रिलीज कर दिया, ठीक है। कब? फ्रॉम द नेचुरल लेंथ, ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम द नेचुरल लेंथ, मैं लिख दे रहा हूं, और थीटा आपको दिया जा रहा है 37। ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम द नेचुरल लेंथ and simultaneously trolley accelerated trolley start accelerating with acceleration g/2 towards right, टूवर्ड्स राइट, ठीक है। मान लो ऐसा है कुछ, तो आपको बताना है कि फाइंड मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में हमें मैक्सिमम एलोंगेशन बताना है। जैसे ही आप ब्लॉक को यहां से रिलीज कर रहे हो, उसी समय ट्रॉली को एक्सेलरेट कर रहे हो g/2 से। K0 कहां पर, क्या बोल रहे हो? अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में, पिछले वाले में K0 इसलिए होगा क्योंकि आपको बताया गया है कि किसी जनरल पोजीशन पे नहीं पूछा गया है, मैक्सिमम पे पूछा गया है। तो जब आप इसे पुल करके ले जाओगे, मैंने यहां आपको सब कुछ समझाया है कि यहां तक एक्सेलरेशन होगा, F जो है बड़ा होगा, F जो है kx को जिस समय बैलेंस कर रहा होगा, वो कौन सा पॉइंट होगा? वो इक्विलिब्रियम पॉइंट। उसके बाद जब ये इसको खींचेगा तो kx बड़ा हो जाएगा, तो नेट एक्सेलरेशन इधर होगा और ये रिटार्ड होगा। तो मैक्सिमम की कंडीशन आप क्या बोलोगे? ये ब्लॉक खिंचता जाएगा, कब तक आप बोलोगे कि ये मैक्सिमम रहेगा? जब तक ये रेस्ट पर नहीं आता। तो मैक्सिमम की कंडीशन में जब ये रेस्ट पे आएगा, ऑब्वियसली ये हमेशा यहाँ रेस्ट पर नहीं होगा, फिर रिटर्न बैक होगा। तो मैक्सिमम की कंडीशन में जो है ये हमारा, तभी तक बोलोगे कि ये इधर जब तक चलता जाएगा तब तक
इसमें एलोंगेशन होता जाएगा। तो दैट्स वाई हम कहेंगे कि मैक्सिमम में फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल जीरो, तो उसका चेंज भी अपना जीरो हो जाएगा। बिल्कुल सूडो फोर्स का भी इसमें केस आ जाएगा, फटाफट करके बताइए फिर। इक्विलिब्रियम के बाद ब्लॉक कैसे मूव कर सकता है? पहले तो मैंने इक्विलिब्रियम की कंडीशन दी नहीं, कहां की बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन की या उस क्वेश्चन की? इक्विलिब्रियम के बाद ब्लॉक इसलिए मूव कर सकता है भाई क्योंकि वी मैक्स है, ठीक है। तो जब आप उसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी है तो अभी वो आगे बढ़ेगा। इक्विलिब्रियम में एक्सेलरेशन जीरो होता है, इसका ये मतलब नहीं होता कि बॉडी स्टॉप हो जाएगी। थोड़ी बहुत बेसिक्स लगाइए। चलिए तो इसको करते हैं। यहां पर बोला जा रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कि अपने नेचुरल लेंथ से ही इसको जो है छोड़ रहे हो। तो जब छोड़ोगे तो इसको कौन सा फोर्स है, दो फोर्स लगेंगे इसको, इसके पास। अब ये क्वेश्चन आपका किसके रेफरेंस फ्रेम में होगा? ट्रॉली के रेफरेंस फ्रेम में। तो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली अगर इसकी एबीडी बनाएंगे आप, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो आपको क्या नजर आएगा? कि इसके पास जो फोर्सेस हैं, वो कौन कौन से फोर्स लगेंगे जिससे कि ये स्प्रिंग एलोंगेट होगा? देख लीजिए, इधर लगेगा mg साइन थीटा और सूडो का एक कंपोनेंट इधर लगेगा। सूडो का एक कंपोनेंट अपना इधर होगा और दूसरा कंपोनेंट mg के इधर होगा, mg के लॉन्ग, mg साइन थीटा के लॉन्ग। ये सूडो होगा और kx आपका ऐसा लगेगा। दिख ही रहा है सभी को? हालांकि ये सब मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, आप डायरेक्ट कर सकते थे। तो अब यहां पर अपने पास होगा ये क्या? नॉर्मल रिएक्शन। और सूडो, ये सूडो के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा ma, ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये भी थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा, तो ma साइन थीटा, और इधर आएगा ma प्लस mg कॉस थीटा। सॉरी, ma का तो उल्टा होगा ना, ma कॉस थीटा प्लस mg साइन थीटा। यहां लिख दे रहा हूं, mg साइन थीटा प्लस ma कॉस थीटा। बोलिए, ठीक है। इधर अपने पास kx चलेगा और mg का एक कंपोनेंट इसका इस तरफ होगा, mg cos थीटा। तो ये परपेंडिकुलर फोर्स से तो हमें लेना देना नहीं होगा, आप समझते हैं। परपेंडिकुलर फोर्स से तो हमें इसका कोई लेना देना नहीं होगा। जो भी लेना देना होगा वो किससे होगा बताइए? जो भी लेना देना होगा अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन से। हाँ, ए g/2 ले लेते हैं, ठीक है। आप ए भी लेके कर सकते हो। तो फाइनली वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन जो भी वर्क होगा, वर्क में भी सूडो के कंपोनेंट का वर्क होगा। तो क्या क्या लिखेंगे आप? इस साइड जो फोर्स है, इसका जो फोर्स होगा पॉजिटिव, और इसका जो होगा वो नेगेटिव, स्प्रिंग का। तो W सूडो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन लिख रहे हैं। along the inclined plane, W सूडो है ना, प्लस W
ग्रेविटी इक्वल टू डेल्टा के, और फिर से डेल्टा के आप जीरो लेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो भी आपका सिचुएशन था कि ये रिलीज हुआ था इनिशियली और फाइनली मैक्सिमम पे फिर से क्या हो जाएगा, जीरो। सूडो क्यों लगेगा? आप क्या नए बच्चे हैं क्या? आपको नहीं समझ में आया भाई? सूडो किस लिए लगेगा आपको नहीं पता? इनर्शियल फ्रेम है ना, सॉरी नॉन इनर्शियल फ्रेम। ट्रॉली एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो उसमें न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के लिए हम सूडो लगाते हैं। ठीक है, आप बुक ढूंढते रहो भाई, कौन से बुक का है, कोई बुक बुक का नहीं है। अभी क्वेश्चन जो दिमाग में आया फ्रेम कर दिया मैंने। बुक से आप लोग इसी चक्कर में रहते हो कि कौन सा बुक कौन सा क्या। ये ऑनलाइन बच्चों की बीमारी है, दिक्कत ये है, इसीलिए बहुत दिक्कत होती है उनको सक्सेस होने में। वो तामझाम चीजों में बहुत पड़े रहते हैं। अरे क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगाओ करो, क्वेश्चन की कोई लिमिट है? इसी को मैं अभी कुछ और कर दूं इसी में, क्वेश्चन की फिजिक्स में कोई लिमिट नहीं है। तो वर्क डन बाय सूडो, वर्क डन बाय सूडो की वैल्यू क्या हो जाएगी? सूडो की वैल्यू हो जाएगी अपने पास एम ए कॉस थीटा, ये पूरा है, तो एम जी साइन थीटा वैल्यू मैंने दे रखी है, आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो एम ए कॉस थीटा इंटू एक्स मैक्स, इसका वर्क होगा, प्लस एम जी साइन थीटा इंटू एक्स मैक्स। ग्रेविटी स्प्रिंग का लिखा ही नहीं मैंने अभी, प्लस डब्ल्यू स्प्रिंग इक्वल टू डेल्टा के, यही तो करोगे। और स्प्रिंग का अभी अभी बताया है, इनिशियल माइनस फाइनल करोगे तो इनिशियल जीरो है, फाइनल है माइनस हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सॉल्व करके बता दीजिए यहां से एक्स मैक्स क्या आ रहा है। सभी वैल्यू आपको दी हुई है, एक्स मैक्स बता दीजिए। वर्क पावर एनर्जी में अभी बहुत लेक्चर्स चलेंगे भाई। सर्कुलर मोशन है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, ठीक है। ऐसे थ्योरी के नाम पे तो थ्योरी खत्म हो गया, बट बहुत सारे वेरिएशन है जो हम करेंगे, तो होपफुली ये वीक पूरा लगेगा। कोई पूछ रहा है तो मैं बता दूं, जल्दी बताइए एक्स मैक्स क्या होगा। कैलकुलेट तो कर लो, अब थीटा उटा सब दिया हुआ है। कितना आ रहा है एक्स मैक्स? कोई रिप्लाई नहीं, चलिए देखिए फिर करता ही हूं। एम ए कॉस थीटा, एम की वैल्यू 10 है, ए है जी बाई 2 मतलब 5, कॉस थीटा होगा 37, तो 4/5, ये तो सबको पता है ना ट्रायंगल, ये ट्रायंगल तो सबको पता होता है। 37, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5, ये 53 होता है, ठीक है। तो 4/5 प्लस यहां पे फिर से 10 इंटू साइन थीटा अपने पास हो जाएगा 3/5, ठीक है। एक्स मैक्स तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू हाफ। एक काम करते हैं, के को 2 ले लेते हैं, जब सब कुछ लिया ही है, के की वैल्यू भी दे रहा हूं, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। तो के को 2 ले लो, और एक्स मैक्स स्क्वायर मतलब एक्स मैक्स एक बच जाएगा। तो फाइनली देख लो क्या आ रहा है, 5 से 5 कैंसिल होगा, और यहां से अपने पास 5 से एक 2 कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 60 और 40, 100, और 2 से 2 कैंसिल, तो एक्स मैक्स आ जाएगा 100। क्लियर है सभी को? तो ये तुम लोग कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे थे, बहुत सिंपल कैलकुलेशन था। क्लियर है सभी को? तो ये सबको अब आइडिया लग रहा है कि कैसे हम करेंगे क्वेश्चन, वर्क एनर्जी, अगर फ्रेम कैसे चेंज करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। वर्टिकल के केस में भी अब कर ही लोगे, यही अगर लोडिंग का केस हो कि मान लो आप यहां से, ये तो बहुत इजी है, ये भी कर लोगे कि कोई एक नेचुरल लेंथ से कोई ब्लॉक को लोड कर रहे हो, कोई नेचुरल लेंथ से किसी ब्लॉक को लोड कर रहे हो, ठीक है। यहां से किसी ब्लॉक को लाके यहां पे लोड कर रहे हो, ये ब्लॉक है एम मास का, इसको लाके यहां पे लोड कर रहा है,
इस पे लोडिंग कर रहे हैं स्प्रिंग को, नेचुरल लेंथ पे है ये, तो लोड करोगे तो भी इसका आंसर बता दोगे। ठीक है, टॉपिक रटने की कोई जरूरत, कुछ पढ़ के आने की बहुत जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चंस करेंगे वर्क पावर, वर्क एनर्जी थ्योरम और पावर और एनर्जी कंजर्वेशन पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। आप ऐसा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, मेरी क्लास में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप न्यूमेरिकल्स कर ही सकते हैं। न्यूमेरिकल्स अभी इस चैप्टर का मत करिएगा, जब ये मैं चैप्टर कंप्लीट कर दूं तो कहीं से भी करिएगा। इसके पहले चैप्टर्स पे और न्यूमेरिकल करते जाइए। ये मान लीजिए अपने पास सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये अगर एक्स है मीन पोजीशन पे, ठीक वही वाला केस है। इसको कौन नीचे ले जाएगा सबको पता है, आफ्टर लोडिंग। आफ्टर लोडिंग इसको कौन ले जाएगा, mg। तो जो काम वहां पे f का था वो काम यहां पर mg का है, और ये एक टाइम आएगा जब mg और ये kx बराबर होंगे, और यही इसका मीन पोजीशन होगा या इक्विलिब्रियम पोजीशन। मानते हैं कि नहीं, यही इसका मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक, तो ये मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। तो इस केस में आप बोल सकते हैं कि kx इज इक्वल टू mg होगा, और यहां से x निकाल लो mg बाई k। बट व्हाट अबाउट योर मैक्सिमम एलोंगेशन, मैक्सिमम के लिए क्या बताया था कि इतना ही अभी ये और नीचे जाएगा। जब आप SHM पढ़ेंगे तो आपको वहां पे प्रूव भी करेंगे कि ये SHM करता है, x इसका एम्पलीट्यूड होगा। तो फाइनली ये अभी और नीचे जाएगा, और कहां पे रुकेगा, इतने ही नीचे x पे और रुकेगा। तो ये भी x होगा, और यहां पे वेलोसिटी हमेशा के लिए नहीं रुकेगा, किसी मोमेंट पे रुकेगा, फिर रिटर्न बैक करेगा, क्योंकि इस तरफ इसको रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, kx ज्यादा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सभी बच्चे बहुत आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आप इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से कर सकते हैं, या फिर आप सीधे सीधे किससे कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन से। यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, केवल स्प्रिंग फोर्स है और ग्रेविटी है अपने पास। ठीक है, तो आप डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन से अगर ये क्वेश्चन करते हैं तो आपको मिल जाएगा, आपको 2 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप फोर्स कॉन्सेप्ट से करते हैं तो यहां से x निकाल लीजिए और उसको ट्वाइस कर दीजिए। बुक के लिए जो आप बार बार पूछ रहे हैं, आप कोई भी बुक कर सकते हैं भाई। मेरी तरफ से मैंने कोई बुक के लिए आपको रिकमेंड नहीं किया है। आपको SC वर्मा और इरोडोफ के क्वेश्चंस मोस्टली यहाँ पे कवर अप हो जाते हैं लेक्चर में बुक के नाम पे। बाकी कोई भी ट्रेंड वाली बुक, ठीक है, जैसे सिंगेज है, DC पांडे है, आशीष अरोरा है, कोई भी बुक आप लेके पढ़ सकते हैं, या जो आप करना है कर सकते हैं। तो फॉर एनर्जी कंजर्वेशन मैंने बुक के नाम पे बस PYQ बताया है कि एटलीस्ट PYQ की चैप्टर वाइज जो है ले लीजिए। बार बार ये सब मत पूछिए, आप नए हैं तो जान लीजिए। मैंने बस बुक के लिए यही बताया है। बाकी आपके पास कोई कोचिंग का मटेरियल है, आपके पास इतनी भारी सीट है, आपके पास ये जो अभी सीट जा रही है यहाँ पे, यहाँ से भी तो सीट मिल रही है, DPP मिल रही है। सीट इतनी एग्जॉस्टिव सीट है, उसको आप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग अनसॉल्व चीजें करना नहीं चाहते, सॉल्व चीजों में ज्यादा ध्यान रखते हैं। तुरंत किया, तुरंत सॉल्यूशन देख लिया, उससे आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं होगा। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन करिए या वर्क एनर्जी, बात बराबर है। और वर्क एनर्जी दोनों सेम चीज हो जाएगा ना यहां पे भाई, दोनों सेम चीज है भाई, यहां पर कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन करिए चाहे वर्क एनर्जी, बात बराबर है। जब भी आप एनर्जी कंजर्वेशन लिखेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, UI प्लस KEI इक्वल टू UF प्लस KEF। इसमें आपको स्टेट डिफाइन करना होगा जो बताया था। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये फाइनल स्टेट होगा और ये अपना इनिशियल स्टेट होगा, ये इनिशियल स्टेट होगा। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट आप किसी, जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं एब्सोल्यूट, तो आपको क्या करना पड़ता है, एक जीरो पोटेंशियल लाइन लिखना आपको मानना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पे अपने पास आप U को 0 कर दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी को रेफरेंस लाइन लेके 0 करिए और यहां से आप करिए।
बिल्कुल सीट जो है बहुत मेहनत से हम लोगों ने बनाया है, तो सीट बस ये है कि सीट में बस ये है कि वो जंबलिंग क्वेश्चंस हैं, तो सीट तभी प्रेफर करिए जब पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, या फिर आप उससे पिक कर पा रहे हो कि अभी ये कॉन्सेप्ट हुआ है तो ये इस कॉन्सेप्ट पे है। मैं प्रेफर करूंगा कि आपको मैं सीट के क्वेश्चंस जो है साथ साथ में टिक कराता जाऊं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीट बहुत बढ़िया है, अगर अपने से सॉल्व कर रहे हैं सीट को तो समझिए आप बहुत ज्यादा आपको कमांड आने वाला है, ठीक है। उसमें मोस्टली क्वेश्चन एवरेज और अपर, मतलब एवरेज से ऊपर ही हैं सारे क्वेश्चन। तो यूआई प्लस, अभी देखिए, अभी मैं इस पे कुछ और पढ़ा लूं उसके बाद ही मैं सीट के बारे में बता सकता हूं। सीट के नाम पे आपका पुराना सीट है उसको निपटा लीजिए तब तक। ui प्लस के ई आई, uf प्लस के ई एफ। तो अब आप यहाँ पे इनिशियल, फाइनल स्टेट है ये इनिशियल, तो आप देखिए कि यहाँ पे ui क्या है, जीरो पोटेंशियल लाइन के ऊपर होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव मानेंगे, इसके नीचे होंगे तो नेगेटिव लिखेंगे। तो इसके ऊपर आप कितनी डिस्टेंस पे हैं, x और x, ये कितनी डिस्टेंस हो गई 2x, तो यहाँ ui लिखा जाएगा mg 2x प्लस काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पे रिलीज किया है आपने, ठीक है, इसको रिलीज किया है, लोडिंग किया है, ये रिलीज्ड है, तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर 0 प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक की यहां पर 0, बट यहां दो पोटेंशियल एनर्जी है भाई, यहां स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, दिख रहा है सभी को, यू स्प्रिंग, इसमें यूआई में सिस्टम का है, ये यूआई ध्यान रखिएगा भाई, यूआई में यूआई सिस्टम है ये, इसमें यूआई में यूआई ब्लॉक होगा प्लस यूआई स्प्रिंग होगा, जो दोनों 0 हैं, दिख रहा है सभी को, क्योंकि स्प्रिंग भी अपने नेचुरल लेंथ से रिलीज हुई है, तो ये दोनों 0 है, ठीक है। अब यहां पे यू फाइनल में आइए, यू फाइनल में ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी 0 लिखी जाएगी क्योंकि वो 0 पोटेंशियल लाइन पर पहुंच चुका है, लेकिन स्प्रिंग एलोंगेट हुआ है तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी आप सीधे सीधे लिख रहे हैं। तो यहां फिर सुनिए, यहां भी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हम पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो जब भी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो आंख बंद करके हाफ के एक्स स्क्वायर लिखिए, वहां प्लस माइनस का चक्कर नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव। यस, वर्क डन बाय द स्प्रिंग इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम यहां पे एनर्जी लिख रहे हैं तो सीधे सीधे यहां पे आपको सीधे लिख देने का है हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर और प्लस ये जो है अपना 0, फाइनल भी 0। तो यहां से आपको वही जाना पहचाना आंसर मिल जाता है, फिर से क्या 2m अपॉन के, 2mg अपॉन के, ठीक है, 2mg अपॉन के आपको मिल जाएगा। क्लियर है? कोई बच्चा बोलेगा सर वर्क एनर्जी लगाओगे, लगा लो वर्क एनर्जी, कोई अलग चीज थोड़े आएगी, वर्क एनर्जी थ्योरम करोगे यही चीज मिलने वाली है। वहां पे आप वर्क लिख रहे होगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के ई। तो डेल्टा के ई आपको पता ही है, फाइनल और इनिशियल 0 ही है। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, mg इंटू 2x, पॉजिटिव वर्क है, जिधर mg लग रहा है उधर ही 2x का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब यहां फिर से सुनो, वर्क डन बाय स्प्रिंग है तो वर्क डन बाय स्प्रिंग लिख रहे हो, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग के लिए क्या बताया, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यू इनिशियल यहां 0 था, यू फाइनल यहां पे कितना था, हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर, तो माइनस हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। तो आप ध्यान रखिए कि आप वर्क जब लिखेंगे तो वो माइनस प्लस हो सकता है, जब आप स्प्रिंग की केवल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो वो पूरा का पूरा क्या होगा, अपना पॉजिटिव रहेगा। तो यहां से भी आपको वही आंसर मिलेगा, आपको कोई नया चीज नहीं है। तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में आप वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करिए या एनर्जी कंजर्वेशन, बात बराबर है, ठीक है। तो ये आज बहुत बेसिक बातें मैंने बताई, कल इस पे और अच्छे क्वेश्चंस कल से करेंगे, ठीक है। इसको मैं 3 पार्ट में आपको बताऊंगा, एक स्प्रिंग ब्लॉक के क्वेश्चंस आपको मोस्टली मिलेंगे, एक चेन का प्रॉब्लम चलेगा और एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो अभी हम इसको 3 पार्ट में सेग्रीगेट करके इसके वेरिएशन करेंगे वर्क पावर के, स्प्रिंग ब्लॉक, चेन और अपना वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल।